बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आप सबको यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले हम उस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे जो इस 14 अगस्त को पाकिस्तान ने कायम किया है। जी हाँ, पाकिस्तान शायद दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने अपने ही शहरियों पर यौम आज़ादी के मौके पर अगर वो जोशो खरोश से यौम आज़ादी मनाना चाहते हैं तो उन पर क्रैकडाउन किया है, उनको थप्पड़ मारे हैं, उनको बेइज्जत किया है, उनको और उनकी औरतों को गालियां दी हैं, बच्चों को गालियां दी हैं, पुलिस गर्दी की है। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, इसलिए आपके सामने वीडियोस रखेंगे, तस्वीर रखेंगे ताकि आपको पता चले कि हर गुजरते दिन के साथ हम कितना गिरते जा रहे हैं और कैसे कैसे नए रिकॉर्ड कायम करते जा रहे हैं। अगर आप अमेरिका देखें या दुनिया का कोई मुल्क भी देखें तो आप ये देखेंगे कि जब वहां पर लोग अपनी आज़ादी को मनाते हैं तो उसके साथ जो चीज़ उनके सबसे करीब होती है वो साथ उसको रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच सबसे ज़्यादा अहम है तो वो अपने यौम आज़ादी पर उसका एक्सप्रेशन करता है। अगर किसी के लिए वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन या किसी के लिए उसकी अपनी रियासत, रियासत का मतलब सूबा, या किसी के लिए कोई और स्पेसिफिक चीज़ या कोई फल, कोई दरख्त, कोई पर्सनैलिटी, कोई आइडिया, कुछ भी, तो वो उसका इजहार भी अपने यौम आज़ादी पर एक प्राइड के तौर पर करते हैं। अब पाकिस्तान का जो प्राइड है वो इमरान खान है। पाकिस्तानी कौम में 90% लोग पाकिस्तान और इमरान खान को इकट्ठा देखते हैं, वो इनको सेपरेट नहीं कर पाते। जब भी वो अपनी पाकिस्तानियत और हुब्बुल वतनी के बारे में सोचते हैं तो उनके जहनों में इमरान खान जरूर आता है, क्योंकि इमरान खान से आप लाख इख्तलाफ करें, ये तो उनके दुश्मन भी नहीं कह सकते कि वो मुहब्बे वतन नहीं है। या पैट्रियटिज्म का अगर कोई बेहतरीन चेहरा देखना है तो वो इमरान खान है। अब ये जो यौम आज़ादी आ रहा था, इस पर हमने एक वीडियो आपको पहले दिखाई थी, दोबारा भी देख लीजिए। एक नन्ही बच्ची झंडे बेच रही थी, किसी गरीब बच्ची थी जो झंडे बेचकर अपना पेट पालना चाहती थी। और यौम आज़ादी के मौके पर भी लोग इमरान खान और उसकी जमात का झंडा भी मांगते हैं और सबसे ज़्यादा खरीदते हैं। इसीलिए इस बच्ची ने भी पीटीआई के झंडे पाकिस्तान के झंडों के साथ रखे हुए थे और ज़मीन पर बैठी उन झंडों को बेच रही थी। पुलिस वाले पहुंचे, उस पर गराए, उसको धमकाया, उसको डांटा और कहा कि पकड़ के जेल में दे देंगे अगर पीटीआई का झंडा बेचा। चलेंगे, तो मासूम बच्ची थी, चली गई होगी। अब यहां तक काम नहीं रुका, पुलिस ने यह गुंडागर्दी ताजरों की मार्केट्स में भी जाकर की। ऐसे तमाम इलाके, ऐसी तमाम जगह जहां पर जश्न आज़ादी या यौम आज़ादी का सामान बिक रहा था, झंडे, शर्ट्स, कोई और एक्सप्रेशन, जो भी कोई चीज़ वहां से बच्चे छोटे, आपको पता है, खरीदना चाहते हैं बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें, वो जो कुछ भी बिक रहा था, हर चीज़ के ऊपर 90% तकरीबन इमरान खान की तस्वीरें हैं। अगर झंडा है तो कायदे आज़म के साथ इमरान खान की तस्वीर लगाई हुई है, क्योंकि जब इमरान खान की तस्वीर लगती है तो बच्चे वो चीज़ खरीदना चाहते हैं। अगर नहीं लगी हुई तो वो कहते हैं कि अंकल हमें इमरान खान वाला झंडा दो। वो पाकिस्तान का झंडा चाहते हैं लेकिन उसके ऊपर वो कायदे आज़म और इमरान खान की तस्वीर चाहते हैं। बस यही गुस्सा है जनरल साहब को और उनके साथियों को। तो फिर उनके अहकामात पर क्रैकडाउन हुआ इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पूरे पंजाब, रावलपिंडी समेत पूरे पंजाब में, लेकिन मेन फोकस लाहौर और रावलपिंडी में इसका रहा। हर दुकान, हर जगह पर जाकर ऐसे तमाम पाकिस्तान के झंडों को जाया कर दिया गया जिनके ऊपर इमरान खान की तस्वीर थी। जी हां, कब्जे में ले लिए गए, जाया कर दिया गया। मुझे नहीं पता, खुदा ना खास्ता उनको कहीं दबाया है, आग लगाई है, फाड़ा है, मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन उनको तहवील में ले लिया गया, छीन लिया गया। उसके बावजूद, क्योंकि लोग पहले से ये झंडे, ये तमाम मटीरियल खरीद चुके थे, जो सड़कों पर निकले और लोगों ने, अज़मा बुखारी साहबा ने एक जुमला कहा था कि हाफिज जी तुन के रखो। हाफिज जी ने तो तुन के रखा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। अब अवाम भी वापस तुन के रखने पर आ गई है। अवाम ने तमाम डर और तमाम प्रेशर के बावजूद, तमाम इस फस्तायत के बावजूद बाजी उज़्मा की पूरी रजीम को तुन के रख दिया। रावलपिंडी देखें, लाहौर देखें, फैसलाबाद देखें, साहिवाल देखें, कोयटा देखें, कराची देखें, पेशावर देखें, इस्लामाबाद देखें। मैं कोई बहुत सारे शहर ज़ाहिर है मिस कर गया हूँ, कश्मीर के, गिलगित बल्तिस्तान के, जहाँ जहाँ आप नज़र दौड़ाते हैं वहाँ अवाम जहाँ जहाँ निकली बड़ी तादाद में, उन्होंने अपनी गाड़ियों में इमरान खान के नाम के तराने लगाए हुए थे, उनके हाथों में पीटीआई के झंडे थे या तस्वीर थी। हर जगह पर वो पाकिस्तान और पाकिस्तान खान, जी हाँ, इमरान खान को अक्सर लोग पाकिस्तान खान भी कहते हैं, तो पाकिस्तान और पाकिस्तान खान दोनों इकट्ठे थे और वो उनको जुदा करने की, मैंने जैसे आपको कहा कि लोग जब सोचते हैं तो उनको ये दोनों चीज़ें इकट्ठी नजर आती हैं। उनकी लाशऊरी सोच के अंदर इमरान खान और पाकिस्तान उनको इकट्ठा नजर आता है, क्योंकि शायद ही किसी सियासी लीडर ने पाकिस्तानियत को एक लव अफेयर के तौर पर कभी देखा हो या दिखाया हो। अगर इमरान खान की आप किताब पढ़ें तो पहला ही चैप्टर पढ़ के आपको ये अंदाज़ा होता है कि इमरान खान की ज़िंदगी का अगर कोई सबसे बड़ा इश्क है तो वो उनके मजहबी जो अकायद है, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के बाद उनका जो सबसे बड़ा इश्क है वो पाकिस्तान है। तो इमरान खान ने हमेशा एक बहुत ही अफसानवी तरीके से, एक जादुई मोहब्बत और इश्क की कहानी की तौर पर पाकिस्तान से और पाकिस्तानियत से और पाकिस्तानी कल्चर से मोहब्बत की।
भले उनका शलवार कमीज पहनकर पाकिस्तानी जुबान को और पाकिस्तानी लिबास को इज्जत देना, भले उनका पाकिस्तानियों के लिए हर जगह पर जाकर बड़े फख्र से बात करना, भले पाकिस्तानी कैदी कहीं पर कैद हों तो वहां के मुल्क के शहजादे या बादशाहों से सबसे पहले अपने उन पाकिस्तानियों की रिहाई की बात करना, भले जब बड़े बड़े मुसलमान मुल्कों के सरबराह जो हैं वो खामोश थे तो पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के ऊपर और प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की जो तौहीन की जाती है उसके खिलाफ जो बातचीत उन्होंने पूरी दुनिया में जाकर की, वो हिस्सा भी पाकिस्तान के हिस्से में आया क्योंकि पाकिस्तान खान पूरी दुनिया में जाकर ये आपकी आवाज़ बन के ये आवाज़ उठा रहे थे। अब जब इमरान खान ने टूटकर इश्क किया है पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानियों के साथ, पाकिस्तान की जुबान के साथ, पाकिस्तान के लिबास के साथ, पाकिस्तान के कल्चर के साथ, तो आप मुझे बताइए पाकिस्तानी कैसे भी हो सकते हैं लेकिन इतने मेरे ख्याल में बेवफा नहीं हो सकते, इतने बेज़मीर नहीं हो सकते, इतने बुरे नहीं हो सकते कि वो उस शख्स को ऐसे दिन पर भुला दें। तो एक पूरा दिन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, हर जगह पर आपको थप्पड़, मुक्के, गालियां, पुलिस वाले सब कुछ करते रहे, लेकिन शाम तक अवाम ने इनको तुन के रख दिया। हर तरफ आप रावलपिंडी देखते थे या लाहौर देखते थे, लाहौर जहां इनकी फस्तायत की तूती बोलती है वहां पर 804 फुट लंबा परचम लेकर लोग लिबर्टी मार्केट के अंदर पहुंच गए और वहां पर भी इमरान खान के नारे लगे। अब जाहिर है आप कहेंगे कि शायद आप बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। नहीं, मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा, आपको मेरी आदत का पता है, मैं उतनी बात आपको बताता होता हूं जो होती है, क्योंकि आपको झूठी उम्मीद बेचना दुरुस्त नहीं है, आप यहां सच सुनने आते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस डर के माहौल में भी अगर 5 बंदे भी पीटीआई का झंडा लेकर निकल आते तो ये बहुत बड़ी बात थी। आप कोई भी वीडियो देखिए, आप में उसको पीटीआई के झंडे ही झंडे नजर आएंगे, तो आपको इससे अंदाजा होगा कि जिसका नाम मिटाना चाहते थे अवाम, उसका नाम हर जगह पर लिख रहे हैं। तो हाफिज साहब के लिए एक बड़ी शिकस्त का बाइस बना है 14 अगस्त का ये दिन और यौम आज़ादी का दिन, क्योंकि हर तरफ इमरान खान के चाहने वाले निकले और मुझे उम्मीद है आज पूरा दिन भी और आज शाम भी जहां जहां लोग निकलेंगे वो जरूर इमरान खान का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा, तस्वीर या कोई भी ऐसी निशानी जो उनको इमरान खान के साथ जोड़ती है, जो उनको अपने पाकिस्तान के साथ जोड़ती है, वो लेकर निकलेंगे। दूसरी तरफ यौम आज़ादी और मारकाए हक, जी हाँ, वो जो झड़प हुई थी ना, वो अब हम उसको नहीं छोड़ने वाले। अगले 50 साल अब उस झड़प को हमने हर जगह, मारकाए हक जो है ना, उसको हमने पूरी तरह से मिल करना है। दोबारा इस यौम आज़ादी पर भी जो हमने आपको बताया था 8 बजे जना स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो फंक्शन हुआ, जिसकी तैयारी कई दिन से चल रही थी, अरबों रुपया उस पर लगा है, वो ग्रैंड तकरीब थी जिसमें सदर, वज़ीर आज़म, तीनों अफवाज के सरबराहान, गैर मुल्की शख्सियात शरीक थीं। प्रोग्राम में मिली और सकाफती शो, अफवाज की परेड, फ़ज़ाई मुज़ाहरा, आर्मी बैंड, ये सब कुछ था। और वज़ीर आज़म ने मार्का हक मोनूमेंट की रूनुमाई भी करनी थी और वो भी की, जाहिर है तुर्किया और अज़रबैजान के फ़ौजी दस्ते भी शामिल हुए और आपको पता है कॉन्सर्ट्स, गाना, लाइट्स, सब कुछ हुआ। दूसरी तरफ जो बाजोड़ में हो रहा है वो आप सबको पता है और वहाँ पर क्या फीलिंग है वो आपको सबको पता है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बारे में एक पोस्ट मुझे नजर आई जो उन्होंने बहुत ही उम्दा काम किया, उसकी सताइश करनी चाहिए। और वो काम उन्होंने ये किया कि जो वहां पर कॉन्सर्ट था उसको उन्होंने बाजोड़ में शहीद होने वाले लोगों से इज़हारे यकजहती करते हुए उस कॉन्सर्ट को उन्होंने कैंसिल कर दिया। ये बहुत उम्दा काम किया, अगर ये ना किया जाता तो भरपूर अवामी रिएक्शन इसके ऊपर देखने को मिलता। तो ये तो सूरत हाल रही कल रात जो कुछ हुआ। अब मैंने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है जिसकी तरफ आपको लेके जाना है, और वो ऐसे दिन 14 अगस्त पर खबर आई है कि कम अज कम मुझे उसने हिला कर रख दिया है। 1997 की शिक 11 टेट्रा ई को बहाल किया गया है और मजीद उसको तगड़ा कर दिया गया है। वो शिक है क्या? वो शिक ये कहती है कि अब इंटेलिजेंस एजेंसीज, मतलब आईएसआई, मतलब आईबी, मतलब एमआई, इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी भी पाकिस्तानी को बगैर किसी सबूत, बगैर किसी अदालती इजाजत, बगैर किसी वजह के, लिखा तो है उसमें ठोस वजूहात, लेकिन वो ठोस वजूहात किसी अदालत को नहीं बतानी, वो इंटेलिजेंस एजेंसी ने खुद से ही पैदा करनी है। तो बगैर कोई अदालत में चीज पेश किए, साबित किए, इजाजत लिए, किसी भी पाकिस्तानी को 3 महीने के लिए वो हिरासत में ले सकते हैं। पेश की हिरासत मीन प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक आपके ऊपर हो जाएगी। आप कहीं चल रहे हैं, आपको वहां से पकड़ा, 3 महीने के लिए गायब कर दिया। कोई पाकिस्तान की अदालत पूछ नहीं सकेगी वो शख्स कहां गायब है। आप दुरुस्त सुन रहे हैं, अदालतें तो पहले भी नहीं पूछ पा रही, अदालतों को तो पहले भी आपको पता है देश निकाला दे दिया है, लेकिन अब तो अगलों ने कानून बना दिया। आप कहेंगे कब? इसी यौम आज़ादी पर आपको जश्न आज़ादी मनाते हुए आपको आज़ादी की मुबारकबाद में ये तोहफा दिया गया है। ये दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम की गई है और अब 3 महीने के लिए आप में से किसी को भी गायब कर दिया जाएगा। सिर्फ 3 नहीं, इंटेलिजेंस एजेंसी के पास ये इख्तियार होगा कि 3+3 करें। जी हाँ, डबल डाउन करें उसके ऊपर। 3 महीने के लिए आपको पहले गायब करें, फिर 3 महीने के लिए और गायब कर दें, 6 महीने तक। और 6 महीने में तो आपको वैसे ही जान से मार देंगे। 6 महीने में ये आप ज़हनी तौर पर पागल हो जाएंगे। आपको 6 महीने में जितना टॉर्चर जो माहौल आपको दे देंगे, उसके बाद आपको छोड़ दें, रख लें, आपके पल्ले क्या रह जाएगा। तो 6 महीने तक आपको किसी अंधेरी कोठरी में, किसी ऐसी जगह पर जहां पर ना हवा हो, ना पानी हो, कुछ भी ना हो,
कोई आपके इंसानी हकूक नहीं होंगे। वहां पर आपको बंद करके मुर्गी की तरह, बल्कि मुर्गी से भी बदतरीन हालात में, ब्लाइंड फोल्डेड, आपको हथकड़ियां लगाकर टॉर्चर करते हुए 6 महीने तक इनको कोई नहीं पूछ सकेगा। ये पाकिस्तान की इस रबर स्टैंप जो असेंबली है उसने इस लॉ को पास कर दिया है। अब यौम आज़ादी है तो बात हो जाए कि क्या वाकई आज़ाद मुल्कों में ऐसा होता है? होता है, लेकिन गुलाम मुल्कों में। हमारे साथ ये होता रहा है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ और कोई इसमें हर्ज नहीं। शायद हमें फील्ड मार्शल साहब उनके साथी बताएं कि ये पहली दफ़ा तो नहीं किया, पहले भी होता रहा है। आपको बताते हैं सबसे पहले ये हमारे साथ 1818 में हुआ था। जी हाँ, बंगाल स्टेट प्रिजनर रेगुलेशन 1818 में इसका 3rd वर्जन जो है वो जारी किया गया था, जिसमें जो गवर्नर जनरल थे, मीन जो वॉइस रॉय या उस वक्त के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हेड थे इंडिया की हद तक, वो किसी भी इंडियन को, उस टाइम जाहिर है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश एक ही मुल्क था, तो किसी भी इंडियन को लामहदूद ज़माने तक, लामहदूद अरसे तक, जितनी देर दिल करे वो उसे गायब कर सकते थे, तहवील में रख सकते थे। अब दुरुस्त सुन रहे हैं, बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी बात के। उसके बाद ये लामहदूद को थोड़ा सा कम किया गया क्योंकि ज़माना बदलता गया। ब्रिटिश को भी लगा 100 साल के बाद, तकरीबन पूरे 100 साल के बाद उन्हें लगा कि नहीं, ये बेशर्मी है, ये नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने थोड़े से रूल्स रिलैक्स किए। 1915 में इंडिया डिफेंस एक्ट आया और फिर 1919 में उसी इंडिया डिफेंस एक्ट को मजीद उन्होंने तगड़ा किया हम पर, मतलब कि सख्ती की हम पर मजीद, और रॉलेट एक्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। ये जो रॉलेट एक्ट था ये कहता था कि आप, एक कमेटी थी जिसने इसको इन्फोर्स किया, और ये एक्ट कहता था कि 2 साल के लिए किसी भी इंडियन को बगैर किसी वजह के डिटेन किया जा सकता है। उसकी कोई जमानत नहीं होगी, उसके कोई इख्तियारात नहीं होंगे, उसके पास कोई हकूक नहीं होंगे। लेकिन क्या जो इंडिया में महकूम थे, जो गुलाम थे, वो खामोश रहे थे? नहीं। पूरे इंडिया में इसके खिलाफ, उस वक्त, जब मैं इंडिया कहता हूं तो ये आपने जहन में रखना है, ये ब्रिटिश इंडिया, उसमें हम भी शामिल थे, बांग्लादेश भी शामिल था। पूरे इंडिया में इसके खिलाफ एहतजाज शुरू हो गए। मुसलमानों के इलाके थे या हिंदू मेजॉरिटी के या सिख मेजॉरिटी के या क्रिश्चियन मेजॉरिटी, कोई भी, हर जगह पर इसके खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए। इसी की वजह से जलियांवाला इंसिडेंट भी हुआ था। वो भी रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही मुजाहरा था जो अमृतसर में हुआ था। लोग ये कबूल नहीं कर रहे थे कि बगैर किसी वजह के आप हमें 2 साल के लिए डिटेन कर लें। लेकिन आप गौर कीजिए कि जो काम हम 1919 में कर पाए, वो काम आज हम 2019 क्या 2025 में भी नहीं कर पा रहे। मतलब पूरी खामोशी से तकरीबन 106 साल के बाद जब ये कानून इंप्लीमेंट हुआ, तो आप देखेंगे कि सवाए इमरान खान के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कोई इस कानून के ऊपर नहीं बोलेगा। हमारी आज की जो पौध है, ये जो सारे जितने बार काउंसिल्स हैं, जितने मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, जितने जजेस हैं, जितने सहाफ़ी हैं आज के, जितने हम सियासतदान हैं, जितने भी हमारी पाकिस्तानी अवाम है, इन सब लोगों से अगर कंपेयर करें तो उस वक्त महकूम इंडिया के अंदर लोगों में आज़ादी की, लोगों में अपनी शख्सी आज़ादी की, लोगों में अपने बुनियादी इंसानी हकूक़ की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की तलब और तड़प ज़्यादा थी। अब तो हम ऐसे हैं कि ब्रायलर मुर्गे बने हुए हैं, जो कानून उनका दिल करता है वो पास करते जाते हैं चौधरी साहब, और हम पर इम्पोज करते जाते हैं। तो ये यौम आज़ादी पर आपको एक बड़ा तोहफा दिया गया है। अब रॉलेट एक्ट, अब नाम आप जो मर्जी रख लें आज का, उस वक्त तो रॉलेट साहब का नाम था, 1919 में तो रॉलेट एक्ट था। अब आप जो कहना चाहते हैं वो कह लें, हाफिज एक्ट कहना है, जो दिल करता है आप वो कह लें। अब आपको डिटेन किया जा सकता है बगैर किसी वजह के 6 महीने तक। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर नहीं है, बल्कि आगे मुझे बलूचिस्तान से एक बहुत ही मोतबर शख्सियत ने मुझे ये मैसेज भेजा, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ। जाहिर है जब उन्होंने मैसेज भेजा तो अब वो मैसेज भेजने के बाद सोचते भी होंगे कि ये किस तरह का पंजाबी है, देखते हैं इसके अंदर इखलाकियात हैं या इसके अंदर इतनी दलेरी है कि अपने किए हुए को माने और शेयर करे पूरी दुनिया के साथ। वो उस मैसेज को भेजने के बाद एक तो ब्लू टिक का इंतजार कर रहे होंगे, ब्लू टिक होने के बाद वो ये भी इंतजार कर रहे होंगे कि अब ये पंजाबी होने के नाते इसमें डंडी मारेगा या इसमें इतना हौसला होगा कि ये सच को अपने व्लॉग पर रखेगा। मेरी जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी मेरा और आपका एग्रीमेंट है, और जिम्मेदारी समझने पे होती है, ना हो तो नहीं होती, हो तो होती है। ये जो मेरा और आपका एग्रीमेंट है, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त मुझे देते हैं मुझे सुनने के लिए, तो वहाँ मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके सामने फिर हर वो चीज़ रखूँ जो सच हो। अब ये जो मुझे एक बहुत ही मोतबर शख्सियत है, वो बहुत ही मोतबर शख्सियत बलूचिस्तान से, और उनका ये रखा हुआ मैसेज अगर आपके सामने ना रखूं तो फिर यौम आज़ादी के मौके पर बलूचिस्तान के साथ और उस शख्स पर जिसने एक पंजाबी को ये मैसेज भेजा कि शायद वो ये बातें करे तो उसको मुल्क दुश्मन कह दिया जाए। मुझे भी वैसे तो कहा जाएगा, लेकिन वो क्योंकि छोटे सूबे से है, उसे बागी, गद्दार और पता नहीं क्या कुछ कह दिया जाएगा, तो उसको उम्मीद होगी कि मैं ये आप सबके सामने रखूंगा। तो सुनिए ज़रा, हुकूमत पंजाब, या उन्होंने तो लिखा हुआ है हुकूमत पंजाब उर्फ पाकिस्तान, तो मैं कहूँगा हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान। वज़ीर आज़म लाहौर पंजाब से, वज़ीर ख़ारजा लाहौर पंजाब से, वज़ीर दाखिला लाहौर पंजाब से, वज़ीर मनसूबाबंदी लाहौर पंजाब से, वज़ीर खुराक लाहौर पंजाब से, वज़ीर पेट्रोलियम लाहौर पंजाब से, वज़ीर इत्तलात लाहौर पंजाब से, स्पीकर नेशनल असम्बली लाहौर पंजाब से, वज़ीर मवासलात लाहौर पंजाब से, वज़ीर तवानाई
लाहौर पंजाब से। वजीर सरमायाकारी चनियोट से बिलोंग करते हैं, लाहौर में घर है, पंजाब से। वजीर हाउसिंग वर्क्स बलूचिस्तान अपना बहावलपुर से बिलोंग करते हैं, घर लाहौर में भी है, सो लाहौर पंजाब से। वजीर माहौलियात लाहौर पंजाब से। वजीर मुआशी अमूर लाहौर पंजाब से। वजीर रेलवे रावलपिंडी पंजाब से। वजीर पानी तल्लक उनका उकाड़ा से, लाहौर में भी घर है, लाहौर पंजाब से। वजीर दिफाई पैदावार खानेवाल से, लेकिन रहते वो भी लाहौर में हैं, लाहौर पंजाब से। वजीर साइंस लाहौर पंजाब से। कुछ रह तो नहीं गया, आगे चलें। इसके अलावा LNGPL ओगरा, OGDCL पाकिस्तान स्टील मिल्स, स्टेट लाइफ कॉरपोरेशन, प्रिंटिंग प्रेस ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन वापडा, आर्मी चीफ, ज्यादातर कोर कमांडर्स, DGISI, DGMI और तमाम कौमी इदारों के सरबराहान का रिलेशनशिप जो है वो पंजाब से। अच्छा, अब इसमें कुछ मैंने इसके ऊपर रिसर्च नहीं की, पहले तो आपको क्लियर कर दूं। हाँ, उनको तो सबका पता है मुझे, सियासतदानों का, वो तो रख दिया आपके सामने। इसमें हो सकता है किसी एक आध कोई नाम ऐसा हो जो पंजाब से ना हो, वो सिंध से हो, KP से हो, कहीं से हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इतनी लंबी लिस्ट हमने पूरी गिनवाई है, इसका इंपैक्ट खत्म हो जाएगा। हो सकता है एक आध नाम आगे पीछे हो, एक आध ऐसी जगह हो जहां पर किसी और सूबे से भी कोई हो। तो क्या हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कौमी तौर पर कि हम क्या कर रहे हैं? अब एक आम पंजाबी जो गांव में रह रहा है, जिसके स्कूल में ना पानी है, ना बाथरूम है, ना चारदीवारी है, उसको तो इसका कोई फायदा नहीं है, सब कुछ हो रहा है। ये अशराफिया कर रही है सब कुछ। इसका मतलब ये नहीं कि पंजाब को कोई बहुत ज्यादा, जाहिर है उनकी निस्बत तो आगे जाएगा पंजाब, और इसीलिए उनमें महरूमी ज्यादा है, और वो फिर जो कदूरतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन। तो ये किसने बैलेंस करना है? ये किसने सोचना है कि एक अच्छा बैलेंसिंग फैक्टर हो? ठीक है, पंजाब की आबादी 65% है, तो आप चलें 50-60% पंजाब को हिस्सा दे दें, लेकिन बाकियों को भी तो हिस्सा देना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी में मेरे ख्याल में उस तरह से अन्नी नहीं पड़ी हुई, उसमें दूसरे सूबों को भी हिस्सा मिल जाता है। लेकिन ये जो नून लीग की या करंट जो रजीम है, इसको तो अगर हम देखते हैं तो इसमें तो कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं है। आगे चलते हैं जी। इसी यौम आज़ादी के ऊपर ही हमारे बहुत ही प्यारे कामरान शाहिद साहब दुनिया टीवी पर होते हैं, उन्होंने एक बयान दागा है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के बासर लोग, उनका अशारा DGISI और आर्मी चीफ की तरफ है, नाम वो नहीं ले रहे, अच्छा कर रहे हैं, इतने खूबसूरत हैं, नाम लेंगे गायब कर दिया जाएगा, फिर परेशानी होगी, तो अच्छा कर रहे हैं वो। और वो कहते हैं कि जो बासर लोग समझते हैं कि इमरान खान बाहर आ गया तो खाना जंगी हो जाएगी, बासर लोग ये समझते हैं कि इमरान खान को रिलीज कर दिया तो मुल्क में खाना जंगी हो जाएगी। खाना जंगी से बचने के लिए इमरान खान को अंदर रखना जरूरी है। यही नहीं रुके, यहां रुक जाना चाहिए था कामरान शाहिद साहब को, क्योंकि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ थी। वैसे तो मैं उन्हें सहाफत नहीं सिखा सकता, वो मेरे से बहुत बेहतर सहाफ़ी हैं, लेकिन कुछ खबरें होती हैं उसमें तजिया नहीं देते। मतलब अगर आप किसी की मौत की खबर दे रहे हैं तो आप देने के बाद ये नहीं कहते कि अच्छा है, वैसे ये मर गया बंदा, मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, या मेरा ख्याल भी है कि इसको मरी जाना चाहिए था, या कोई और ऐसी चीज़ जो बुरी चीज़ आप बता रहे हो। अब इमरान खान को अंदर रखने की बात हो रही है, खाना जंगी की बात हो रही है, बासर शख्सियात ये सोच रही हैं, तो आखिर पर कामरान शाहिद साहब ने भी अपना कौमी फर्ज समझा ये कि वो ये कहें कि मैं भी इस बात से एग्री करता हूं कि अगर इमरान खान को छोड़ा गया तो फसाद होगा। अब कल को जब इमरान खान रिहा होंगे, वक्त बदल जाएगा, तो कामरान शाहिद साहब कुर्सी पे आधा लेट के प्रोग्राम करते हैं, आधा लेट के कहेंगे शहबाज भाई हम तो कभी पार्टी नहीं बने, हम तो साफ़ी हैं, हम आपके साथ भी उतने हैं, हम दूसरों के साथ भी उतने हैं, हम सब पर तनकीद करते हैं। तो हजूर ये बहुत एहतियात एहतियात एहतियात, ये आखिरी जुमले की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब बासर शख्सियात ने ये समझ लिया है कि इमरान खान को अंदर रखना है क्योंकि खाना जंगी का खतरा है, तो मेरे दोस्त आप अगर ये कहते या ना कहते कि आपका भी इसमें ख्याल शामिल है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाना था? तो खामखा क्यों अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हैं एक गलत बात को इंडोर्स करके? बहरहाल अब खाना जंगी है कि नहीं वो दूसरी तरफ देख ले। बलूचिस्तान भर में मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट की बंदिश को 1 हफ्ता मुकम्मल हो गया। BBC के पेज से ये खबर हम आपको दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इस वक्त 1 महीने से ज़्यादा बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाकों में मोबाइल फ़ोन बंद है। रेल का निज़ाम भी कोयटा के लिए बंद है, क्योंकि वहां पर एक पटड़ी उड़ा दी गई थी और जिसकी वजह से बोगियां उतर गई थी ट्रेन की पटड़ी से। बहुत सारे इलाके जो बलूचिस्तान के हैं उनमें आप सरे शाम के बाद, वे दिन में भी नहीं जा सकते, बहुत सारे ऐसे जिनमें शाम में निकलने से हवाई तौर पर मना नहीं किया गया, डिप्टी कमिश्नर्स ने नोटिफिकेशन करके मना किया हुआ है। बलूचिस्तान के जो सियासतदान हैं, बहुत सारे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि वो इलाका गैर बन चुका है, उसमें ज़्यादातर जगहों में आप नहीं जा सकते। कोयटा से थोड़ा बाहर आप निकल लें, थोड़े का मतलब कोई 10-20 किलोमीटर ही, तो आप वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। याद कीजिए कवाल पार्टी जो जा रही थी साबरी बरादरान कराची से, वो बेचारे बिल्कुल कोयटा में थे, ऑलमोस्ट कोयटा से ज़रा बाहर थे, और वहाँ उनकी क्या कत्ल गारत की गई थी। 3 लोग उनके जो हैं वो शहीद कर दिए गए थे। तो अभी कह रहे हैं कि खाना जंगी हो जाएगी। ये क्या हो रहा है? ये वहाँ मिठाई बट रही है, तो खाना जंगी तो हो रही है ना, अनफॉर्चुनेटली। और इसको रोकने के लिए आपको एक कौमी लीडर की ज़रूरत है, और वो वाहिद एक ही है इस टाइम आपके पास पाकिस्तान में, और वो इमरान खान है। बजाय इसके उसको निकाल कर इमरान खान को और उनकी जो पॉपुलैरिटी है, उनकी जो पूरे मतलब जब भुट्टो साहब भी अपने अरूज पर थे तो KP में फिर भी उनके खिलाफ गवर्नमेंट बनी थी, पंजाब और सिंध में जीते थे वो सिर्फ। आज इमरान खान तो 4 नहीं बल्कि 6 के 6 जो हमारे हिस्से हैं, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, 4 सूबे, इन सब जगहों पर जीत रहे हैं।
एक लड़ी में परोस सकते हैं पूरी कौम को, बजाय इस शख्सियत को इस्तेमाल करने के, उनका जो एक इम्पैक्ट है पब्लिक के साथ, जो उनका रिश्ता है, उसको इस्तेमाल करने के हम इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं कि इमरान खान को छोड़ा तो खाना जंगी हो जाएगी। बस फिर रॉलेट एक्ट ही ठीक है, अंग्रेज़ बहादुर वाला, उसी को नाफिज कीजिए और गायब कर दीजिए जिसको दिल करता है 6 माह के लिए। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।